नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हर हालत में भारत को साथ रखें। जापान के पूर्व पीएम ने रूस पर भारत के रुख को लेकर दिया बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कदम न उठाने की दी चेतावनी, कहा राष्ट्रपति और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे पीएम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक समझौता क्या ड्रैगन की आर्थिक दादागिरी को तहस नहस कर देगा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गर्मियों से पहले चीन सीमा की स्थिति का आकलन करेगा भारत, सेना और एयरफोर्स के अधिकारी करेंगे बैठक। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़, 2 AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हर हालत में भारत को साथ रखें। जापान के पूर्व पीएम ने रूस पर भारत के रुख को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को छोड़कर क्वाड के सभी सदस्य देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा कर रहे हैं और उन्होंने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। लेकिन भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर निष्पक्ष रुख अपनाए हुए है। अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत रूस की आलोचना करे। क्वाड सदस्य जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी रूसी हमले को लेकर भारत के रुख पर टिप्पणी की है। सुगा ने कहा कि रूसी हमले की निंदा करने की भारत की अनिच्छा के बावजूद क्वाड देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत उनके पाले में रहे। जापान की फूजी टीवी के एक कार्यक्रम में उन्होंने बोलते हुए कहा कि 4 देशों के इस ढांचे यानी कि क्वाड की रक्षा करना स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत की शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कदम न उठाने की दी चेतावनी, कहा राष्ट्रपति और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे पीएम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने देश की सरकारी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए असंवैधानिक कदम उठाने से बचने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक समझौता क्या ड्रैगन की आर्थिक दादागिरी को तहस नहस कर देगा। जी हां दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों के लिए चीन की विस्तारवादी नीतियां चिंता का सबब बनी हुई हैं। क्वाड देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान समेत दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ड्रैगन पर लगाम लगाने के उपाय तलाश रहे हैं। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ताजा व्यापारिक समझौता को एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। क्वाड विशुद्ध तौर पर चीनी विरोधी संगठन है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया है जिस पर पिछले करीब 1 दशक से काम चल रहा था। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते के अंतरिम मसौदे पर न सिर्फ सहमत हुए हैं बल्कि आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। और इसमें ऐसे कई प्रोडक्ट शामिल हैं जिन पर अभी ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% का सीमा शुल्क लगता है। लेकिन वो सारे सवाल अभी भी भविष्य के गर्भ में गोते लगा रहे हैं कि क्या इससे चीन के खिलाफ भारत और ऑस्ट्रेलिया का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गर्मियों से पहले चीन सीमा की स्थिति का आकलन करेगा भारत, सेना और एयरफोर्स के अधिकारी करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाएं गतिरोध की स्थिति में बनी हुई हैं और इस बीच भारतीय सेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी तैयारियों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारी इस हफ्ते 6 अप्रैल से बैठक कर उत्तरी सीमाओं पर हवाई संचालन समेत सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में भारतीय सेना के कमांडर 18 अप्रैल से पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वर्तमान तैनाती का आकलन
अर्धवार्षिक कमांडरों के सम्मेलन में करेंगे। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने हाल में लखनऊ में एक सम्मेलन के दौरान लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय पक्ष द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और विकास पर संयुक्त रूप से चर्चा की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी संगठन का भांडाफोड़, 2 AK-47 असॉल्ट राइफल हुआ बरामद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। सेना ने ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। रक्षा सूत्रों ने कहा कि सेना के सैनिकों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने रविवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के साथ नूरकोट इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया। सूत्रों ने कहा कि खास सूचना पर अभियान चलाया गया है और इस अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया और हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक ठिकाने से जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद में 2 AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 63 राउंड, एक 223 बोर की AK आकार की बंदूक, 2 मैगजीन और 20 राउंड और 1 मैगजीन के साथ एक चीनी पिस्तौल और 4 राउंड शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंबेडकर जयंती से शुरू होगा दलित मित्र एजेंडा, योगी सरकार का मिशन 2024 का प्लान। जहाँ दोस्तों प्रदेश में गठित नई सरकार ने अब दलित एजेंडे को प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। मिशन 2024 के मद्देनजर पार्टी के साथ ही अब सरकार ने भी दलित कल्याण का रोड मैप तैयार कर लिया है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब सरकारी स्तर से अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर दलित मित्र का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव पर चढ़ा भगवा रंग, भगवान राम के सहारे बीजेपी में जाने का दिया संकेत। जी हाँ दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ शिवपाल सिंह यादव को लेकर यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार सुबह रामायण की चौपाई के साथ भगवान राम को परिवार संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया है। शिवपाल यादव की ओर से इसे भाजपा में जाने का एक और संकेत माना जा रहा है। शिवपाल यादव ने ट्वीट किया कि प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, आयो सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हरसई मन राजा। भगवान राम का चरित्र परिवार संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। दोस्तों आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि आस्था के साथ ही प्रभु राम के आदर्श से जुड़ने व उसे गुनने का भी क्षण है। 2 दिनों पहले ही अखिलेश यादव के चाचा ने पीएम मोदी और सीएम योगी को ट्विटर पर फॉलो करके अपने अगले कदम का संकेत दे दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में किया इमरान खान का जिक्र, बोले अब दुनिया सुनती है भारत की बात। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती लोकप्रियता पर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलकर बात की। लखनऊ में होली मिलन समारोह के दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के प्रति लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा को 4 राज्यों में जीत मिली है और पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि राज्यों में एनडीए के प्रभाव का ही नतीजा है कि अब राज्यसभा में भी भाजपा सांसदों की संख्या 100 पहुंच गई है। राज्यसभा में किसी भी पार्टी के 100 सांसद इसके पिछली बार 1988 में थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। इन राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश के आसार। दिल्ली में चलेगी लू तो राजस्थान में टूटा गर्मी के रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल के शुरुआती सप्ताह के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी और इस दौरान तेज आंधी एवं बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिण पश्चिम हवाएं अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश और तेज आंधी का कारण बनेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेनी सीमा से सटे रूसी शहर पर 2 धमाके, अब क्या होगा पुतिन का अगला कदम। जी दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने अब नया मोड़ ले लिया है। रविवार को यूक्रेन सीमा के पास रूसी शहर बेलगोरोड में 2 धमाकों की आवाज सुनी गई।
और हालांकि इस विस्फोट के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। बेलगोरोड में विस्फोट की इस ताज़ा घटना से 2 दिन पहले यहां ईंधन डिपो पर एयर स्ट्राइक हुई थी। रूस की धरती पर 3 दिनों के भीतर 2 हमलों में से दुनिया भर की नजरें अब पुतिन के अगले कदम पर ठहर गई है। रविवार को 2 प्रत्यक्षदर्शियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि रूसी शहर बेलगोरोड में 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये शहर यूक्रेन की सीमा से लगता है और इस विस्फोट के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी रहेगा। पाकिस्तान की सभी सियासी हलचलों के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही बड़ी खबर आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बांदीपुरा में लश्कर तैयबा के मॉड्यूल का भांडाफोड़, 5 किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में लश्कर तैयबा के 2 मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया और आतंकियों के बीच 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर उत्तरी कश्मीर जिले में आतंकवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने उनकी पहचान भी कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वो जिले में सक्रिय आतंकवादियों को मोबाइल सिम कार्ड और रसद सहायता प्रदान करने में शामिल थे। प्रवक्ता ने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। एक अन्य घटना में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर बांदीपोरा के राख हाजिन इलाके में एक जांच चौकी पर आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से संबंध रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 8 किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने चीन के नागरिकों से सीधा संबंध रखने वाले धोखेबाजों और वसूली करने वालों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह संगठित स्तर पर करोड़ों रुपए की उगाही कर चुका है और दिल्ली पुलिस उपायुक्त KPS मल्होत्रा ने रविवार को IANS को बताया कि इस गिरोह में शामिल 8 लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में एक भारतीय नागरिक भी है। आपको बता दें कि गहन तकनीकी विश्लेषण से पता चला है कि ये गिरोह पीड़ितों के फोन को हैक करके उनके व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बना लेता है। इसके बाद वो इसकी व्यक्तिगत डाटा के आधार पर वसूली करते हैं। यहाँ तक कि इस गिरोह ने महिलाओं को भी निशाना बनाया है। ये महिलाओं की तस्वीरों को मॉर्फ करके उनसे भी वसूली करते थे। DCP मल्होत्रा ने कहा कि आधिकारिक तौर पर पता चला है कि इस तरह की धोखाधड़ी और रंगदारी से 8.25 करोड़ रुपए वसूले गए, जो एक आरोपी के खाते में मिले हैं और ऐसे 25 अन्य खातों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि ये गिरोह जिस एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल फोन को हैक करता था और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो मनी लॉन्ड्री हो रही थी, उसका मास्टरमाइंड चीन का है और इस गिरोह द्वारा उगाही किए गए पैसे क्रिप्टो के माध्यम से चीन, हांगकांग और दुबई में चीन के नागरिकों के खाते से भेजे जाते थे। विभिन्न देशों से ऑपरेट करने वाले चीन के 3 नागरिकों को चिन्हित किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा संबंधों को मजबूत करने 3 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंच रहे हैं सेना प्रमुख जनरल मनोज M नरवणे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल मनोज M नरवणे 4 से 6 अप्रैल तक अपने 3 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंचे हैं और 4 अप्रैल को सेना प्रमुख जनरल मनोज M नरवणे क्रांति युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही सेना प्रमुख भारत सिंगापुर रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा के लिए सिंगापुर के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि सेना प्रमुख का रक्षा मंत्री सिंगापुर सेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आपको बता दें कि सदन में अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे शिवपाल यादव। डिप्टी स्पीकर बनाने का दाव चल सकती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, शिवपाल यादव की भाजपा से बढ़ती नजदीकी उन्हें यूपी विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। ऐसा हुआ तो शिवपाल सदन में अपने भतीजे व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नजदीक ही बैठेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में ही होती है। शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं और उनकी अखिलेश यादव से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सपा उन्हें अपना विधायक से ज्यादा सहयोगी दल प्रसपा का अध्यक्ष मानती है और वहीं शिवपाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने से उनके भाजपा के साथ जाने के संकेत मिल रहे हैं। उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने व उनकी सीट जसवंत नगर पर उपचुनाव में बेटे आदित्य यादव को उतारने की चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के रणनीतिकारों के पास राज्यसभा के अलावा उपाध्यक्ष बनाने का भी विकल्प है। विधानसभा में इस बार अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आक्रामक तेवर के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर शिवपाल को बिठाकर भाजपा सपा प्रमुख पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 6 अप्रैल को पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, ये सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंधन किए जा रहे हैं कि 6 अप्रैल यानी भाजपा के स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचे। चूंकि हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में जीत के बाद राज्य भाजपा के लिए ये पहला कार्यक्रम होगा, इसलिए पार्टी अपने अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यालयों में विशेष LED स्क्रीन लगाई जा रही है और पार्टी संगठन के ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के प्रसारण को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में भाजपा द्वारा मनाए जाने वाले 6 वार्षिक कार्यक्रमों में से पहला इस वर्ष एक मेगा शो होगा। स्थापना दिवस के अलावा पार्टी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को समृद्ध दिवस के रूप में भी मनाएगी, ताकि सामाजिक समावेश को प्राप्त करने की अपनी पहल को उजागर किया जा सके। स्थापना दिवस के बाद के पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के हर मंत्री के पास होगा जिले का प्रभार, नोडल अफसर होंगे तैनात, बीजेपी का मिशन 2024 पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामकाज को लेकर सख्त रवैया बना रखा है। इस बीच योगी सरकार का पूरा फोकस साल 2024 पर है। इसके लिए विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए सरकार ने एक फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके तहत मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। वहीं नोडल अफसरों का भी नए सिरे से चयन किया जाएगा। यूपी में 100 दिनों में 10,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी और सीएम योगी का ये बड़ा ऐलान हो चुका है। बता दें कि सरकारी कामकाज को रफ्तार देने के लिए जिले में जल्द ही मंत्री और अफसरों की तैनाती की जाएगी। और वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की नई कैबिनेट में अब तक 52 मंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। जिलों की संख्या 75 है और ऐसे में कुछ मंत्री एक से अधिक जिलों के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी सैनिकों की नई चाल, माइन बिछाकर खाली कर रहे यूक्रेन के इलाके। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के उत्तरी इलाके से पीछे हट रहे रूसी सैनिकों की नई चाल सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के सैनिक यूक्रेन के इलाके को खाली करते समय वहां माइन बिछा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव के नजदीक रूसी कब्जे वाले 30 गांव और कस्बों को छुड़ा लिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह रूस ने ऐलान किया था कि वो जंग के दौरान पूर्वी यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तरी इलाके कीव और चेर्निहाइव से सेना कम करेगी। एजेंसी के मुताबिक जेलेंस्की ने शनिवार को वीडियो जारी कर कहा कि दुश्मन हमारे देश के उत्तरी इलाके छोड़कर जा रहे हैं। ये प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ जगहों पर रूस के सैनिकों को खदेड़कर बाहर किया जा रहा है, तो कुछ इलाकों वो खुद ही छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों, जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक घरों, सामानों और यहाँ तक कि लोगों के शवों के पास भी माइन बिछा कर जा रहे हैं। वहीं चेर्निहाइव के गवर्नर ने जेलेंस्की के दावों को दोहराया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति ने भंग की संसद, 90 दिनों के अंदर होंगे चुनाव। पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की संसद ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद इमरान खान ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला सही है। वहीं संसद भंग होने के बाद अब 90 दिन के भीतर चुनाव होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भंग कर दिया। कहा जा रहा है कि 90 दिनों के अंदर अब वहां पर चुनाव होंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्पीकर के फैसले पर पाकिस्तान को बधाई देता हूं और अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ एक विरोध साजिश थी। पाकिस्तान को तय करना चाहिए कि उन पर कौन शासन करे। किसी भी विदेशी ताकत को ये तय करने का हक नहीं है। मैंने राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने के लिए कहा है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। मैं पाकिस्तान के लोगों से चुनाव की तैयारी करने का आह्वान करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सांसद ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा, रूस यूएस के बीच कर रहे शांति लाने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक शीर्ष सांसद ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। साथ ही उम्मीद जताई कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे। मोदी ने शुक्रवार को भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव से कहा था कि भारत यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में किसी भी तरीके के योगदान देने के लिए तैयार है और उन्होंने युद्धरत देश में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोकल फॉर लोकल और चीनी सामान के बहिष्कार का दिख रहा है असर। चीनी खिलौनों के आयात में 50% की गिरावट। जहां दोस्तों चीनी सामानों की भारतीय बाजार में बाढ़ के बाद भारत सरकार आयात शुल्क में वृद्धि कर इस प्रवाह को रोकने का प्रयास कर रही है। चीनी सामानों की भारतीय बाजार में बढ़ती उपस्थिति से घरेलू कारोबारियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में भारत सरकार लगातार लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच जारी गतिरोध के बीच भारत में आम लोगों के मध्य भी चीनी उत्पादों के प्रति रोष व उनका बहिष्कार देखने को मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल के नारे का अब असर होता दिख रहा है। दरअसल चीन से भारत में आयात होने वाली वस्तुओं में से एक बड़ा हिस्सा खिलौने का है और सरकार व आम लोगों के प्रयास से इसे तगड़ी चोट पहुंचाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में भारत ने 45.7 करोड़ डॉलर के चीनी खिलौना का आयात किया था, लेकिन 2021-22 तक चीनी खिलौनों का आयात घटकर 20.6 करोड़ डॉलर रह गया है।